तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लगभग पिछले मान के चलो 18-19 महीनों के बाद, क्योंकि सिर्फ 4 क्लास मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की कराई थी, वो भी तब जब मैंने ये यूट्यूब शुरू किया था। उसके बाद क्या हुआ, मैं मतलब स्टार्टिंग में सोचा नहीं कि मैं उत्तराखंड पे ज़्यादा फोकस करूंगा, तो डिमांड अब उत्तराखंड के बच्चों की ज़्यादा आने लगी। फिर मुझे लगा कि हाँ ये ज़रूरत तो इनको ज़्यादा है, तो मैंने उत्तराखंड ओरिएंटेड स्टडी शुरू कराई थी। अब उत्तराखंड के साथ साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं जीएस का जो पोर्शन है आपकी एग्जाम में, चाहे कोई भी हो, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है। यानी आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ पॉलिटी, ये 2 सेक्शन मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करते हैं आपके, और इनको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आपकी उंगलियों में आधुनिक भारत का इतिहास नाचने लगेगा। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था जब मैंने 1-2 क्लासेस कराई थी। होपफुली जो पहले की क्लासेस हैं, चाहे यूरोपीय कंपनियों का आगमन है आपने कर लिया होगा, उपनिवेशवाद की समझ और कर्नाटक युद्ध आपने कर लिया होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध आपने कर लिया होगा, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध आपने कर लिया होगा। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं। आज हमारा आगे को जो है इससे देखते हैं कैसे नहीं होता है सिलेक्शन। सब होगा, कूल रहिए, शांत मस्तिष्क के साथ अध्ययन कीजिए। पूरी प्लानिंग क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी की 10 क्लासेस जल्दी खत्म हो जाएंगी। जैसे ही वो कंप्लीट होगी इकोनॉमी शुरू कर दूंगा। पॉलिटी टेलीग्राम पे लगभग खत्म है, और उसके साथ साथ पॉलिटी की जो वीडियोस कराई वो तैयार है। तो 4 ही सब्जेक्ट तो आते हैं, फिर हमने क्या करना है, रिवाइज ही तो करना है, इंपोर्टेंट फैक्ट देखने। देखें तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, मतलब जो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था यानी ब्रिटिश का जो लैंड रेवेन्यू है उसके लिए इसने क्या सिस्टम किया था यहाँ पर। इसके बाद ये क्लास सिर्फ आज की आपकी एक प्रकार से मान के चलो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एज एन डेमो क्लास भी मान के सकते हो। अगर आप लोगों को लगा सही है, समझ आ रहा, तभी मैं आपको आगे पढ़ा पाऊंगा, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि पता नहीं कब तक डीप पढ़ाऊं क्या पढ़ाऊं। लेकिन ये क्लास फैक्ट के साथ साथ डीप स्टडी भी होगी। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताया था, 1757 का जब युद्ध हुआ था प्लासी का, इससे कब कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जो है, जो बंगाल का नवाब था उसको पराजित करने के साथ साथ जो बंगाल वगैरह का मैक्सिमम जो इलाका था उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और इसी के साथ एक और युद्ध होता है 1764 में, जिसको बोला गया था बक्सर का युद्ध। किसका, बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसके बाद जो अंग्रेज थे उनको क्या हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस जगह की दीवानी मिल गई थी। यानी दीवानी का मतलब राजस्व उगाही का जो अधिकार है, रेवेन्यू लेने का जो अधिकार है, इस युद्ध के बाद मिल गया था। यानी अंग्रेज यहां बहुत अच्छी तरह से क्या हो चुके थे, स्थापित हो गए थे। किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन जगहों की राजस्व दीवानी मिलने के बाद इनको क्या था, यहां इनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था। अभी मैंने आंग्ल मैसूर पढ़ा था, यानी एक प्रकार से साउथ इंडिया में भी ये जम गए थे। वेस्टर्न इंडिया का मैंने अभी आंग्ल मराठा यानी अंग्रेज और मराठा संघर्ष नहीं पढ़ा है। तो ये मान के चलिए कि इनको यहां जब स्टैब्लिश हो गए, तो अगर आप यहां स्टैब्लिश हो गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनको क्या चाहिए था, राजस्व चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था। और उस रेवेन्यू की बदौलत ही तो यहां पर ये शासन स्थापित कर पाते ना, बिना पैसे की क्या करते हैं शासन स्थापित करने के लिए। तो राजस्व के लिए इन्होंने क्या किया, भारत में अपनी भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित करना शुरू किया। भू राजस्व व्यवस्था का यह मतलब था कि इनको यहां से कैसे ही कितना अधिक ही अपना राजस्व उगाही कर सकें, कैसे इनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, और उस रेवेन्यू को चाहे इंग्लैंड भेजें या कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करें। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में इन्होंने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया। उस भू राजस्व व्यवस्था का जो नाम है, उन तीनों को हमने पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपकी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वनडे हो या मेन से हो। पहली जो लैंड ये सिस्टम था, इसको बोला गया स्थायी बंदोबस्त। क्या बोला गया, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, यानी स्थायी बंदोबस्त जिसको बोलोगे, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, इसी को बोला गया जहां जागीरदारी व्यवस्था, मतलब जागीरदारी क्या, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, इसी को क्या बोला गया, जमींदारी व्यवस्था। और इसी जमींदारी व्यवस्था को तीसरा नाम बोला गया इस्तमरारी बंदोबस्त। क्या बोला गया, इस्तमरारी बंदोबस्त। ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। पहला जो था इनका
दूसरा एक राजस्व व्यवस्था लाए, इसको बोला गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत को बोलते हैं किसान, ठीक है, रैयत माने होता है किसान व्यवस्था। और थर्ड को बोला गया महालवाड़ी व्यवस्था। महाल मतलब होता है गांव, महाल मतलब होता है गांव, महालवाड़ी कर दो ब्रैकेट में गांव लिख दो, रैयतवाड़ी ब्रैकेट में किसान लिख दो, ठीक है। ये तीन प्रकार की ये क्या लाए यहाँ पर व्यवस्था लाए। एक को बोला गया स्थायी बंदोबस्त जमींदारी या इस्तमरारी, दूसरे को रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरे को महालवाड़ी व्यवस्था बोला गया, ठीक है। ये तीन के तीन सिस्टम हमने समझने हैं और इसी से आपका क्वेश्चन पेपर में आता है। ये क्यों किया ब्रिटिश ने ऐसा, क्यों यहाँ पर ये लैंड सिस्टम को ऐसा किया, क्योंकि इनको रेवेन्यू चाहिए था, अच्छा खासा राजस्व चाहिए था। और अब ये खुद तो नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ के सिस्टम में इनको क्या करना था, जिसके साथ भी ये एग्रीमेंट करना था खुद डायरेक्ट नहीं कर सकते थे वो, इसलिए एक तो ज़्यादा आइडिया नहीं था, नए नए आए हुए थे कि भारत का कैसा सिस्टम है। तो इन्होंने क्या किया, भारत के लोगों को ही पकड़ा, यानी किसके साथ एग्रीमेंट करें और उससे ये कहें भाई हमने तेरे साथ इतना रेवेन्यू तय किया तो हम आके इतना रेवेन्यू इस तारीख तक देते। ये तय होना था तीनों जगह, कितना रेवेन्यू होगा, कितने वर्ष के लिए होगा, कौन उसको इकट्ठा करेगा और किस भाग में वो लागू किया गया, वही आपके एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन भी आता है। तो पहला आपको डालना है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है। पहला लिखोगे आप लोग क्या, स्थायी बंदोबस्त, क्या लिखोगे, स्थायी बंदोबस्त, या इसी को बोला गया जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी, या इसी को अपने आप में बोला गया कौन सा, इस्तमरारी बंदोबस्त, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त। ये तीन ही चीज एक ही है, ठीक है, बस ये तीनों एक चीज है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा, आपको एक एक पॉइंट अपने आप में ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये जो सिस्टम था ये क्या था, अब है किस चीज के लिए सिस्टम, कि राजस्व कौन दे, कितना दे और कहां से किससे कहें, ठीक है। ये जो सिस्टम को लागू करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उस टाइम पे भारत का गवर्नर हुआ करता था, उसको शुरू जिसने किया, यानी इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका क्या जाता है, शुरू करने का श्रेय जाता है, ठीक है। इसके साथ दो और व्यक्ति थे जिसका नाम था सर जॉन शोर और अपने आप में जेम्स ग्रांट, यानी अन्य जो व्यक्ति थे कौन कौन थे, एक का नाम था सर जॉन शोर, जॉन शोर, और दूसरे का था जेम्स ग्रांट। यानी मुख्यतः अगर आपसे कभी भी पेपर में पूछता है तो इसको शुरू कर, स्थायी बंदोबस्त भारत में किसने शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, ये जो व्यवस्था शुरू हुई थी इसको शुरू किया गया था 1793 में, यानी इसकी शुरुआत हुई थी 1793। अभी मैंने बताया नहीं कि क्या है, ठीक है। देखिए ब्रिटिश ने जब बंगाल वगैरह बिहार उड़ीसा की उसको दीवानी मिली, अब इनके बीच एक प्रश्न उठा। क्वेश्चन ये था कि जो रेवेन्यू है वो कौन, हम किससे कहें, किसके साथ एग्रीमेंट करें कि आपको भाई किसानों की जमीन या जो भी जमीन है उससे इतना पैसा हमको लाके देना है। यानी तीन मुद्दों को लेकर इन पर बहस हुई, यानी इन तीन लोगों ने, कमिटी थी, आपस में बैठे और इन्होंने तय किया कि हमारे सामने तीन प्रश्न हैं। यानी सबसे पहला प्रश्न है कि जो जमींदार होगा या कृषक होगा इसमें से किसके साथ हम एग्रीमेंट करें कि भाई आप हमें कितना रेवेन्यू है वो दोगे, ठीक है। यानी इनके पास तीन प्रश्न उठे थे। अब ये सिर्फ आप समझने वाली चीज आ गई, ठीक है। पहला जो प्रश्न था जमींदार, जमींदार किसको कहेंगे, जैसे जमींदार का मतलब था जो एक तो किसान खेती करते थे, काश्तकार, एक उनके ऊपर होता था जो जमीन का अपने आप को मालिक समझता था, एक प्रकार का मतलब मान के चले रईस टाइप का उन सब में, जिसके पास कुछ अच्छी खासी जमीन होती थी, ठीक है। जमींदार या कृषक यानी किसान किसके साथ क्या किया जाए, एग्रीमेंट किया जाए, यानी किसके साथ डील की जाए, यानी किसके साथ क्या किया जाए, समझौता किया जाए, यानी किसके साथ अपने आप में एग्रीमेंट होगा, किस चीज का, राजस्व उगाही का। पहला प्रश्न इनके सामने ये था, इन लोगों के सामने, ठीक है, इन लोगों के सामने। दूसरा प्रश्न इनके सामने ये था कि जो शासन होगा यानी जो सरकार होगी ब्रिटिश, उसका उपज में कितना हिस्सा होगा। यानी सपोज आपने कहीं से 100 रुपए के बराबर लगान हुआ, 90 आपने ले लिया, 10 किसान को दिया, किसको दिया, सरकार का हिस्सा कितना होगा। यानी जो उपज होगी यानी जो उगाही होगी उसमें सरकार का हिस्सा, यानी शासन का उपज पर हिस्सा
पहला वाला समझना है, दूसरा तीसरा खुद ही समझ में आ जाएगी ये कितना होगा, ठीक है, यानी शासन का। और तीसरा प्रश्न इनके सामने था कि जो हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं ये कितने सालों के लिए किया जाए, यानी व्यवस्था कुछ वर्ष के लिए हो या परमानेंट हो, नाम से ही लग रहा है परमानेंट, ठीक है। यानी तीसरा प्रश्न इनके सामने था व्यवस्था कुछ वर्ष के लिए, कुछ वर्ष के लिए या स्थायी, यानी क्या किया जाए। इन तीन प्रश्नों को लेके ये लोग आपस में बैठे थे। कौन लोग? ये, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर और जेम्स ग्रांट। अब इनका 1 बाय 1 आंसर मिलने लगा। इसमें क्या आंसर मिलेगा देखो। पहला जो है यानी जमींदार या कृषक किसके साथ समझौता किया जाए, ये भाई साहब अमेरिका में एक प्रकार से लगभग जब ये कॉर्नवालिस अमेरिका में, क्योंकि ब्रिटिश के ही अंदर थे सब, कॉर्नवालिस वहां से भाग आया था, यानी एक प्रकार के हार मान के चलो। तो कॉर्नवालिस को भारत के वाइसराय की जिम्मेदारी मिली, यानी गवर्नर की। और ये अपने आप में ब्रिटिश एक प्रकार का जमींदार परिवार से बिलोंग करता था। कौन? कॉर्नवालिस। दूसरा सर जॉन सोर, ये भी क्या चाहता था कि जो एग्रीमेंट किया जाए वो किसके साथ किया जाए, जमींदार या कृषक के साथ समझौता हो। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि जो स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था होगी उसमें जो एग्रीमेंट होगा, यानी उसमें जो व्यवस्था एग्रीमेंट किया गया वो किसके साथ किया गया, यानी कॉर्नवालिस और सोर किसके पक्ष में थे, जमींदार के पक्ष में थे। और जमींदार को इन्होंने क्या माना, भूस्वामी माना। तो स्थायी बंदोबस्त में पहला क्वेश्चन आपको ध्यान देखना है, नोट करके, ठीक है। नोट लिखो, नोट लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉर्नवालिस प्लस कौन, दूसरा सर जॉन सोर, ठीक है, प्लस जॉन सोर लिख दिया मैंने। इन्होंने क्या कहा कि जमींदार के साथ क्या किया जाए, समझौता, यानी जमींदार को भूस्वामी माना गया। यानी इन्होंने क्या कहा, जमींदार को भूस्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अगर क्वेश्चन आता है कि स्थायी या परमानेंट व्यवस्था में लैंड का जो मालिक था वो किसको माना गया, जमींदार को। पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्यों माना गया, क्योंकि इन्होंने फोकस किया, दो लोग समर्थक थे। जॉन जेम्स ग्रांट कह रहा था नहीं, अब इसको लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। जेम्स ग्रांट ने कहा नहीं कि आप किसानों को मत दीजिए, आप ना, सॉरी, जमींदार को मत दीजिए भूस्वामी, ये सरकार की जमीन है और सरकार जब चाहे इन जमींदारों को हटा सकती है, ठीक है। ऐसा कौन मानता था, जेम्स ग्रांट मानता था। लेकिन ये दो किसको कहते थे, नहीं, जमींदार को भूस्वामी माना जाए और जमींदार हमें राजस्व उगा के देगा, जितना भी हमारा हिस्सा होगा ये देगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जमींदार किसके साथ समझौता किया जाए, जमींदार या कृषक। आंसर मिला, जमींदार को भूस्वामी माना गया। क्वेश्चन पूछेगा स्थायी बंदोबस्त में किसको भूस्वामी माना गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न उठता था कि इसमें हिस्सा कितना हो, शासन का उपज में हिस्सा कितना हो। तो जब हिस्से की बात आई, जो जेम्स ग्रांट भाई साहब थे ये कहते थे, जब ब्रिटेन यहां पर मुगल शासन स्थापित था, क्योंकि उससे पहले मुगल रूल करते थे, तो मुगल शासन की स्थापना के समय जो रेवेन्यू होता था, यानी ग्रांट भाई साहब ने कहा कि 1765 के आसपास जब मुगल शासन व्यवस्था थी उस समय जो रेवेन्यू था उतना होना चाहिए। कौन कहता था, ग्रांट। यानी ग्रांट मानता था, अभी लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, आपको तो एग्जाम की दृष्टि से लिखना, आप खुद सुन लो। ग्रांट कहता था 1765 की मुगल व्यवस्था के अनुसार भू राजस्व होना चाहिए, लेकिन जो बाकी के अन्य व्यक्ति थे इन्होंने कहा नहीं, उस समय बहुत कम था, अब 1791-90 आसपास पहुंच गए हम, अब ये रेवेन्यू जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। और फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि जो 1790 और 91 में जो रेवेन्यू हुआ था टोटल उपज, उसको हम बेस मान लेते हैं। जैसे उसमें अगर 100 रुपए हुए, उसको हम हमेशा 100 ही मानेंगे, भले आगे कितना हो, जैसे 1801 में कितना, 1810 में कितना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बेस मान लेंगे, उसका कुछ परसेंट हम लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, तो फाइनली 1791 और 92 यानी 1790 और 91 में जो आधार था उसको माना 2,68,00,000 रुपए का लगभग क्या मिला था, रेवेन्यू लगान मिला था, उसको क्या माना गया था, हिस्सा। तो देखो दूसरा पॉइंट लिखो, 1790 और 91 को क्या माना गया, आधार वर्ष। आधार वर्ष में पूरा बताऊंगा कि पेपर में क्या आएगा, ठीक है। और ये कहा गया तो उस समय लगभग 2,68,00,000 का लगान उगाही हुई थी, 2,68,00,000। ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, यानी ये लगान उगाही हुई थी, इसको क्या माना गया, आधार। तो आप ये मान के चलो 1790-91 को आधार वर्ष माना गया, और जिस साल जितना इस साल रेवेन्यू उत्पन्न हुआ था उसी को हमेशा परमानेंट माना गया कि इतना ही है, उसका कुछ हिस्सा देना था, ठीक है, यानी शासन। अब आया कि कितना हिस्सा, मतलब कितने टाइम के लिए हो। तीसरा क्या है, व्यवस्था कुछ वर्ष के लिए हो या स्थायी हो। फाइनली इन्होंने रिजल्ट निकाला कि व्यवस्था जो है परमानेंट हो जाए, यानी पहले इन्होंने क्या किया, 1791 में इसको 10 वर्ष के लिए किया,
10 वर्ष के लिए हम एग्रीमेंट कर देते हैं इसी सिस्टम को, यानी हमेशा ऐसा रहेगा। लेकिन 1793 में इसको स्थायी यानी परमानेंट कर दिया गया, यानी स्थायी बंदोबस्त। इसीलिए क्वेश्चन आता है भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ है जमींदारी व्यवस्था, तो 1793। मोस्ट इंपोर्टेंट किसके समय, कॉर्नवालिस के समय भी थी। उसमें भूमि का जो भूमि स्वामी किसको माना गया था, जमींदार को माना गया था। आधार वर्ष कौन सा था, 1790-91। ठीक है, तीनों प्रश्नों के क्या मिल गए, आंसर मिल गए। तो आपको टोटल मिला के टाइम जो था वो स्थायी बंदोबस्त का कब था, किसके समय हुआ था, क्या हुआ था, ये आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भूस्वामी किसको माना गया था, जमींदार को माना गया था। और ये लागू कब हुई थी, 1793 में। तो जैसे इसमें भूस्वामी किसको माना गया, अगर पेपर में आता है लैंड का मालिक कौन होगा, अगर पेपर में आता है स्थायी बंदोबस्त में, जमींदार। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता हो, इनमें से किस व्यवस्था के अंदर भूस्वामी जमींदार को माना गया, तो स्थायी बंदोबस्त कर देना। ठीक है, तुरंत स्थायी बंदोबस्त में भूस्वामी कौन था, जमींदार था। और किसान नहीं करोगे, ठीक है, जमींदार करोगे। और ये कब लागू हुई और किसके समय, कॉर्नवालिस के समय इसमें लागू हुई। अब देखो इस व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी जो पेपर में पूछा जाता है, यानी इस सिस्टम की कुछ ना कुछ अपने आप में विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी, देखिए। पहला मैंने क्या कहा, इसमें भूस्वामी किसको माना गया, जमींदार को, यानी जमींदार इसका या मध्यस्थ जो होगा वो भूमिदार भूस्वामी होगा। ठीक है, तो किस व्यवस्था में जमींदार ऑब्लिक किसी मध्यस्थ, मेडिएटर जिसको बोलते हैं, मध्यस्थ को क्या माना गया, भूस्वामी माना गया। तो अगर तुरंत आंसर बता देना, स्थायी बंदोबस्त में, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको आता है, इसमें जो किसानों की भूमि थी, यानी किसान जिस भूमि पे अपना क्या करते थे, बसर गुजारा करते थे, उसको क्या मान लिया गया, किसानों की भूमि, किसानों की जो अधिकार थे भूमि पर वो खत्म कर दी गई। यानी पहले ये आता था जैसे वन भूमि होगी या अपने आप में नदी नाले वाली जगह होगी या कोई भी परंपरागत भूमि होगी जहां किसान का अधिकार था, वो सब खत्म कर दिए गए। ठीक है, इस विषय तो लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, रैयतों की भूमि से परंपरागत अधिकार खत्म, परंपरागत अधिकार खत्म कर दिए गए इस व्यवस्था। ठीक है, अधिकार क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इसी व्यवस्था की जो विशेषता है, ये जो भू राजस्व है इसमें सरकार का जो हिस्सा होगा वो 10/11 होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिखो, भू राजस्व में सरकार का हिस्सा, सरकार का हिस्सा ये था 10/11। ठीक है, 10/11 हिस्सा किसका था, सरकार का था। यानी जो उपज मानी गई थी 2 करोड़ कुछ, उसका 10/11 किसका था, सरकार का था। इसमें भूस्वामी कौन था, जमींदार था। इसके अलावा ये व्यवस्था कब लागू हुई, 1793 में ये व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये पॉइंट आना चाहिए। किसने इस व्यवस्था को लागू किया भारत में, कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को भारत में क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, अब ये जो है, ये जो व्यवस्था थी किन भागों में लागू हुई थी, ये आता है क्वेश्चन। तो स्थान लिखे जहां ये लागू हुई थी, बंगाल। ठीक है, भारत का कौन सा हिस्सा, देखो पूर्वी हिस्सा जहां बंगाल है वर्तमान में, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। बिहार मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उड़ीसा, यूपी का कौन सा ब्रैकेट में, बनारस कर देना, और उत्तरी कर्नाटक लिख दो, उत्तरी यानी कर्नाटक का नॉर्दर्न पोर्शन। ठीक है, इन भागों में इस व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है स्थायी बंदोबस्त किन भागों में लागू हुआ, आपका एक तुरंत से क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसके बाद कितने भारत में, यानी कुल ब्रिटिश भारत के 19% पे इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटिश भारत के कुल 19% भाग पर लागू, 19% पर लागू, यानी टोटल अगर जहां जहां ब्रिटिश रूल कर रहे थे उसके 19% पर कौन सी व्यवस्था थी, स्थायी या जमींदारी या इस्तमरारी बंदोबस्त थी। और इसी के साथ एक कानून लाए, उसको बोला गया सूर्यास्त कानून। ये आया था सूर्यास्त कानून 1793। इस सूर्यास्त कानून में यह कहा गया था, जिस जमींदार को इनने एग्रीमेंट किया था उस पर एक फिक्स्ड डेट होती थी, इस तिथि तक अगर आपने रेवेन्यू नहीं दिया आपकी जमींदारी खत्म हो जाएगी, किसी दूसरे को दे दी जाएगी, यानी उसके सूर्यास्त के अंत तक। तो सूर्यास्त कानून कब लाया गया, 1793 में। इससे आगे देखिए, तो अब इस टॉपिक से अभी तक स्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन क्या आता है,
देखो, स्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम जमींदारियां, इस्तमरारी बंदोबस्त। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त भारत के कितने परसेंट भाग, ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट भाग पे थी, 19%। सूर्यास्त कानून कब लाया गया था, 1793। इसमें क्या होता था, जो जमींदार को टाइम दिया होता था इतने तक रेवेन्यू लाके जमा करो किसानों से उगाही करके, वरना तुम्हारी जमींदारी गई। ठीक है। विशेषताएं, भूस्वामी कौन था, जमींदार था। इसके अलावा भू राजस्व में सरकार का हिस्सा कितना था, 1011। किन भागों में लागू हुई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, क्योंकि इसमें इसीलिए इसको लागू किया, बंगाल वगैरह में उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी पूर्वी भारत का इलाका। यहाँ एक जमींदार वर्ग पहले से ही था, बड़े बड़े जो देखना आप, राजा राम मोहन राय, ये सब लोग क्या थे, जमींदारी परिवार से तो आते थे, तो इनके साथ एग्रीमेंट करना बहुत आसान। अब आप कहोगे सर एक चीज बताओ, आपने स्थायी बंदोबस्त करवा दिया किनसे, इनसे, जमींदारों से, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ब्रिटिश इन मध्यस्थों को न जाके खुद मतलब रेवेन्यू उगाही करती? कैसे करती भाई, आइडिया भी तो होना चाहिए ना। अगर आपको मैं कहीं का रूल करने भेज दूं, स्टार्टिंग में कर लोगे क्या? वो तो स्टार्टिंग में 1765 64 65 में जब बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ स्थायी हुए, यहाँ से यहाँ पर रूल करना शुरू किया, उसके 10 15 20 25 साल में ये व्यवस्था आई, तो डायरेक्ट इतनी जल्दी कैसे आइडिया आता, कैसे भारतीय लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करते? तो एक जमींदार को उन्होंने क्या किया, जब कभी भी विद्रोह हो अपने और किसानों के मध्य, तो जमींदार मध्यस्थ का काम करे, यानी जमींदारों के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटे, हमारे के खिलाफ न फूटे। यानी कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यहां किसान है, अब रेवेन्यू खेती ये कर रहा, बटाइया किसान, ठीक है। तो अगर बाई चांस कल के दिन विद्रोह होता है, इनको नुकसान होता है, ये ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो डायरेक्ट इन पे पंगा न होके यहां एक जमींदार वर्ग खड़ा कर दिया, इधर जमींदार। तो ब्रिटिश ने इनके साथ एग्रीमेंट किया, भाई तुम ये करो, हमें लाके दो, जैसे ही लो। इन्होंने किसानों का शोषण किया। अब क्योंकि ये दोनों एक ही इलाके के थे, एक ही जगह के थे, किसान तो पहले से ही डरा था ना जमींदार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो डायरेक्ट हाथ नहीं डालती थी। यानी किसान का विद्रोह होगा तो पहले किसके खिलाफ होगा, जमींदार के। उनको क्या पता है ब्रिटिश हमारे खिलाफ ऐसा गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो सही हो गया। अब जैसे ये स्थायी बंदोबस्त आप समझे, दूसरा आता है रैयतवाड़ी। अब सबसे पहली बात आती है कि सर रैयतवाड़ी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड व्यवस्था कौन सी थी, रैयतवाड़ी। रैयत को बोलते हैं किसान, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब रैयत का बोला जाता है किसान। इसमें क्या था, ये जरूरत क्यों पड़ी, देखिए स्थायी बंदोबस्त कब आया, 1793 में। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति कब हुई, 1800 के आसपास, 1813-14 के बाद वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कहां, ब्रिटेन में। 1793 में ये व्यवस्था कैसी थी, स्थायी कर दी, यानी परमानेंट। यानी जो दर 1790-91 में तय की गई थी रेवेन्यू की, वही परमानेंट कर दी। अब बताइए आपको जमींदार ने कितनी चालाकी से काम किया, उसको पता था। सपोज 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया, ब्रिटिश ने कहा तू हमें 100 रुपए का राजस्व देगा, ठीक है, 100 रुपए। जमींदार से कहा ये फिक्स्ड हो गया, इसके कोई टाइम पीरियड, नाम ही परमानेंट है। जमींदार ने दिमाग लगाया, उसने कहा यार मुझे तो 100 रुपए देने हैं, मुझे और क्या करना है। उसने क्या किया, किसानों को निचोड़ना शुरू किया। यानी जमींदार ने खेती के सुधार में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। उसने ये कभी सोचा नहीं कैसे हम लगान को बढ़ाएं, कैसे कृषि का अच्छा काम करें, कृषि में हम नए नए प्रयोग करें, इससे कोई मतलब नहीं। लैंड रिफॉर्म कैसे होगा, भूमि का सुधार, कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, इससे उसको कोई लेना देना नहीं था। उसने किसानों से 100 रुपए जो देने थे वो तो लूटे ही लूटे, उसके अलावा जो बचता था वो अपने लिए लूट ले गया। यानी उसने इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं जमींदार ने। और ब्रिटिश ने पहले से फिक्स किया था, लेकिन ये पैसा तो उसको लगने लगा यार, ये बढ़ नहीं रहा। समय के साथ साथ हमें इन्वेस्ट करना है। कहां इन्वेस्ट करना है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां निवेश पैसा चाहिए था यहां से इंडिया से इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन लैंड रेवेन्यू तो फिक्स किया हुआ था, भू राजस्व, वो कुछ चेंज हो नहीं रहा था। तो उसने दिमाग लगाया यार परमानेंट करके हमने गलत कर दिया, और ये जमींदार जो हमें दे रहा है इससे अच्छा हम डायरेक्ट किसानों के साथ क्या करें, एग्रीमेंट करें, ताकि वो मध्यस्थ वाला जो जमींदार है वो तो हट जाएगा बीच से। डायरेक्ट किसानों से करेंगे तो हमें ज्यादा मिलेगा और किसानों के पास भी थोड़ा पैसा बचेगा। उसको ये लगा ब्रिटिश। अब आप कहोगे सर उनको किसानों के पास पैसा बचाने से क्या फायदा होगा। किसान जहां जमींदार को पहले अगर 100 रुपए दे रहा था, ब्रिटिश अगर डायरेक्ट एग्रीमेंट करते, सपोज ब्रिटिश उससे 90 लेते, ठीक है, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा बच रहा था किसान के पास, इससे क्या होता, उसके पॉकेट में मनी रहती। और ब्रिटेन में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिक क्रांति। उद्योगों से यहां से कच्चा माल ब्रिटेन जाता था। कच्चा माल जब ब्रिटेन के उद्योगों में तैयार होता था तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए था, और भारत से बढ़िया मार्केट उनको कहीं दिखा नहीं। तो वो ब्रिटेन यहां से, इंडिया से कच्चा माल ब्रिटेन ले गए,
और कच्चा माल ब्रिटेन से फिर भारत में आया तैयार होकर मार्केट में बिकने के लिए। जब किसान वर्ग के जेब में पैसा बचेगा तभी तो उसको परचेज कर पाएगा, यानी क्रय शक्ति उसकी तभी तो होगी, परचेजिंग पावर तभी तो आएगी ना। इसीलिए जमींदार को हटा के डायरेक्ट रेवेन्यू, क्योंकि एक तो उसको घाटा हो गया था, उनको फिक्स मिल रहा था, अब उनको ज्यादा पैसा चाहिए था, डायरेक्ट किसान के साथ कर दिया। दूसरा, जमींदारों ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं खेती के रिफॉर्म में, तो इसीलिए वो क्या लाए थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन इससे जो आता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ की गई थी और कब की गई थी। देखो इसको ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम ये जो व्यवस्था थी, यानी सबसे पहले कहां ये लागू की गई थी, सबसे स्टार्टिंग में ये की गई थी 1792 में मद्रास में एक जगह पड़ता है, बारामहल जिला, मतलब साउथ में, ठीक है। यानी 1792 में इसको सबसे पहले लागू किया था बारामहल, बारामहल जिला, और ये किया था कर्नल रीड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, कर्नल रीड के द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था बारामहल जिले में 1792 में कर्नल रीड के द्वारा। अब पहले वाले से कंपैरिजन करते रहो, सीखते रहो। दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो समर्थक था वो मुनरो था, यानी अगर कभी पेपर में आता है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा समर्थक जो था मुनरो था, मुनरो ही इसका जनक माना जाता है, समर्थक, यानी मेन रूप से मुनरो को इसका श्रेय जाता है इस व्यवस्था को लागू करने का, ठीक है। पहले क्या किया, लगभग मुनरो ने 1809 ईस्वी तक, यानी 1809 तक मद्रास के अधिकांश भागों में, यानी क्योंकि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीन मेन प्रांत थे ब्रिटिश के, तो 1809 तक मद्रास के अधिकांश भाग में लागू कर दिया, अधिकांश भाग में लागू किसने, मुनरो ने। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के लिए बंद हो गया। 1818 में पुनः इसको क्या किया गया, लागू किया गया साउथ इंडिया के इलाकों में, यानी पुनः लागू किया गया किसको, इसको। तो 1818 में इस व्यवस्था को पुनः क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। इसमें जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इसमें भूमि का यानी जो समझौता किया गया था वो किसके साथ किया गया था, पहले वाले में किसके साथ था, जमींदार के साथ। इसमें जो समझौता था बच्चों वो किसान के साथ था, ठीक है, किसान या कृषक के साथ जिसको भी कहते हो, क्योंकि रैयत का नाम ही क्या होता है, रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है। तो समझौता किसान के साथ था, इसको हाईलाइट कर दो। मुनरो इसका मुख्य था, इसको हाईलाइट करो। सर्वप्रथम कहां लागू हुई थी, इसको हाईलाइट करो। अब किसान के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट किया। अब दूसरी बात आती है, जैसे ही इन्होंने एग्रीमेंट किया, समझौता किया, ये कितने समय के लिए था, क्योंकि ये स्थायी नहीं थी, ये स्थायी व्यवस्था नहीं थी। इसका जो समय था लगभग कितना था, 3 से 10 वर्ष या 10 से 40 वर्ष, कुछ ऐसे टाइम पीरियड के लिए था। वो आपको समझना नहीं है, उतना याद नहीं रखना। लगभग इन्होंने कहा 10 से 40 वर्ष, मोटा मोटा अनुमान है, ठीक है। इतने समय के लिए व्यवस्था लागू की ताकि हम समय के साथ साथ इसको रिव्यू करते रहें और जो अपना रेवेन्यू है वो चेंज होता रहे, ठीक है। लगभग इतने वर्षों तक के लिए क्या किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अब इससे जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इसकी विशेषताओं से आता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसी से आपके एग्जाम में क्या आएगा, प्रश्न आएगा। देखिए विशेषताएं, उसकी और इसकी विशेषताओं को कंपैरिजन करो, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। विशेषताएं देखिए, पहला, इसमें भूस्वामी किसको माना गया था, जैसे उसमें कौन था लैंड का मालिक, बताइए जल्दी, उसमें कौन था, जमींदार था। लेकिन इसमें जो भूस्वामी था वो था रैयत या किसान, रैयत किसान को ही बोलते हैं, ठीक है। भूस्वामी कौन था, इसमें किसान था। दूसरी इसकी विशेषताएं थी, इसमें जो राजस्व था वो अस्थायी रूप से लिया जाता था, नॉन परमानेंट, यानी ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया जाए, अस्थायी था, यानी हर कुछ सालों में 10 से 20 साल, 3 से 15 साल में इसको रिव्यू करेंगे। लगभग 10 से 40 वर्ष तक इसको रिव्यू होता रहेगा, ठीक है, कोई परमानेंट नहीं था इसमें राजस्व। तीसरा, इसमें जो बंजर भूमि थी उसमें किसका अधिकार था, सरकार का, यानी जैसे आप लोगों को पता होगा वहां जो बंजर भूमि वगैरह थी उसमें, इसमें सभी बंजर भूमि पे किसका अधिकार था, सरकार का। सभी बंजर भूमि किसके अधीन आ गई थी, सरकार। सरकार ने इस बंजर भूमि को अपने क्या कर लिया था, अंडर कर लिया था इस वाली व्यवस्था में, ठीक है। उपज कितना होगा, यानी इसमें जो रेवेन्यू होगा वो कुल उत्पादन का लगभग 3/5 किसको देना होगा, अपने आप सरकार को, ठीक है। तो उपज कितना होगा इसमें सरकार का, कुल उत्पादन का 3/5, कुल उत्पादन का 3/5 हिस्सा किसका होगा, सरकार का होगा। लेकिन ऐसा क्षेत्र जो शुष्क है, जहां पर कम उत्पादन होता है, वहां 50%, ठीक है। शुष्क ऑब्लिक कम उत्पादन जहां होगा वहां उपज का 50%,
वहां कितना होगा, उपज का 50% सरकार का होगा, यानी उपज का जितना भी उपज हो रही है वहां पे उसका 50% सरकार लेगी, उपज का 50%। डायरेक्ट किसान के साथ क्या था, सरकार का एग्रीमेंट था, ठीक है। इस व्यवस्था को बॉम्बे में लागू किया गया था एल्फिंस्टन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस व्यवस्था को बॉम्बे में लागू, कई बार पेपर में आता है, इस व्यवस्था को बॉम्बे में लागू किया गया था एल्फिंस्टन के द्वारा। एल्फिंस्टन ने इसको बॉम्बे में लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो मद्रास के, जैसे मद्रास में तो आपका मैंने बताया था कर्नल रीड हो गया, मुंडो हो गया, लेकिन बॉम्बे में इसको लागू किया गया था एल्फिंस्टन के द्वारा। और ये टोटल कितने भाग पर थी, यानी कितने हिस्से पर थी, तो ये लिखो कितने भाग पर थी, 51%। देखो 51% भाग पे, यानी टोटल ब्रिटिश भारत के 51% भाग पे कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो स्थायी है वो 19%, रैयतवाड़ी 51%। तो ध्यान रखना तीनों व्यवस्थाओं में सर्वाधिक हिस्से पे जो लागू हुई थी वो कौन सी हुई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भाग पे इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। अब इसके बाद आता है स्थान आखिर कहां। बेसिकली जो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये थी बॉम्बे और मद्रास के आसपास, बॉम्बे, मद्रास और कुछ असम वगैरह का इलाका भी आएगा, वो आपको लुसेंट वगैरह में पढ़ लेना जहां भी होगा। बेसिकली इन भागों में ये लागू हुई थी। अब आता है मेन चीज, क्या सर ये जो लागू कर दिया इसको क्यों, आखिर इसको किसान के साथ किया गया और जमींदार के साथ क्यों नहीं किया गया। इसके 2-3 कारण बताए। एक क्या बताया, स्थायी व्यवस्था में बहुत नुकसान हो रहा था। क्यों, क्योंकि जमींदार क्या कर रहा था, मध्यस्थ था, वो लूट जा रहा था, खेती के सुधार में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको तो फिक्स देना था, बाकी दे आया अपना बना लिया और कोई सुधार में इंटरेस्ट नहीं, एक चीज। दूसरा, बम्बई और मद्रास यानी साउथ इंडिया में ऐसा जमींदार वर्ग नहीं था जैसा कि नॉर्दर्न इंडिया में था, यानी ईस्टर्न इंडिया जैसे बंगाल वगैरह, उस प्रकार का जमींदार वर्ग इन भागों में नहीं पाया जाता था। इस वजह से भी रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ करनी पड़ी, किसान के साथ करनी पड़ी, ठीक है। और तीसरी चीज है, इस व्यवस्था से भी रैयतों का शोषण नहीं रुका, किसानों का शोषण इससे भी नहीं रुका, यानी किसान का शोषण इसमें भी जारी था। किसान शोषण जारी, लिख दो, किसान का जो शोषण था वो क्या था, जारी था। क्यों, क्योंकि इसमें रेवेन्यू जो था बहुत ज्यादा देना होता था, और इतना रेवेन्यू देने के लिए किसान क्या करता था बेचारा, अपना जो है, जो उसकी मेन फसल थी, पहले मोटा अनाज होता था भारत में, उसको सब खत्म करके उसको नकदी फसल, यानी नकदी फसल चाय, कॉफी, रबर, ये सब चीजों का उत्पादन करना पड़ा, क्योंकि इसी से वो पैसा कमा सकता था। और रेवेन्यू की जो दर थी, राजस्व, वो किसान सरकार को दे पाता था। वरना मोटे अनाज वगैरह अगर होते भारत में तो वो अपना भी खाता, अपना पेट भी पालता, कुछ बहुत बेचता भी। लेकिन इसी वजह से, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था, इन सिस्टम ने नकदी फसलों को बढ़ावा दिया, और नकदी फसलों से राजस्व तो आ गया, रेवेन्यू देने तो लायक तो हो गया, लेकिन भारत में जो परंपरागत मोटा अनाज था, ज्वार, बाजरा, ये सब, इसका उत्पादन कम हो गया, जिससे कि बाजार में खाद्यान्न की जो चीजें थी वो कम हो गई, और लोगों को सस्ता अनाज नहीं मिला, जिससे कि भारत में अकाल में लगातार क्या हुई, वृद्धि हुई। इसीलिए आपने मॉडर्न इंडिया में विभिन्न प्रकार के अकाल सुने होंगे, बॉम्बे में अकाल, बंगाल में अकाल, वो इसी वजह, एक कारण ये भी था, ठीक है। तो आपको यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया। और अंतिम जो व्यवस्था आती है वो आती महालवाड़ी व्यवस्था। थर्ड व्यवस्था लिखो महालवाड़ी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना, तब जाके इन क्लासेस को आगे बढ़ाने का भी फायदा होगा। थर्ड बता दीजिए, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। सेम कंपैरिजन करो, यहां फर्स्ट में आपने किसके साथ एग्रीमेंट किया, जमींदार, दूसरे में किसान के साथ, तीसरे में किया महाल। महाल का मतलब होता है बच्चों गांव, ठीक है, महाल का मतलब होता है गांव, यानी इस व्यवस्था में जो एग्रीमेंट होगा वो किसके साथ होगा, गांव के साथ होगा, या पूरे एक समुदाय के साथ होगा, न कि इंडिविजुअल के साथ। देखिए इसमें क्या हो रहा था, जब ये व्यवस्था लागू हुई, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, यानी इस व्यवस्था के लागू करते टाइम इंग्लैंड में क्या चल रही थी, औद्योगिक क्रांति, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कच्चे माल के साथ साथ निवेश के लिए पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो निवेश के लिए अधिक पूंजी चाहिए थी, यानी एक प्रकार का अधिक कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए। तो अधिक कैपिटल के लिए अधिक राजस्व चाहिए था, निवेश के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता थी, अधिक पूंजी की आवश्यकता थी, ज्यादा राजस्व भारत से उसने उगाना था। तो इसीलिए इस व्यवस्था को 1822 में जो लागू किया वो किया गया था हार्ट मैकेंजी द्वारा। किसने किया था, मैकेंजी का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट करना इस व्यवस्था में, ठीक है, हार्ट मैकेंजी कर दो इसको,
हार्ट मैकेंजी ने इसको क्या किया, लागू किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुनरो किससे था, मैकेंजी किससे था, जॉन सोर किससे था, तीनों के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। हार्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को लागू किया। इसमें जो भू राजस्व का निर्धारण था वो किससे होगा, गांव से, यानी एग्रीमेंट जो होगा, ठीक है। भू राजस्व निर्धारण ये होगा आपका गांव से या महाल से, गांव अब्लिक महाल से। तो इसमें जैसे पूरे गांव से कह दिया कि आपको रेवेन्यू 1000 रुपए देना है, तो वो इकट्ठा कलेक्ट करके देंगे, यानी एक प्रकार के कलेक्टिवली उनको देना पड़ेगा। सामुदायिक उत्तरदायित्व इसमें होगा। व्यक्तिगत भी होता था, इंडिविजुअल भी होता था, लेकिन जो व्यक्ति जो किसान नहीं दे पाता था उसको अपनी जमींदारी छोड़ने वाले खेती छोड़ छाड़ के चला जाता था, तो उस गांव के लोग उसको देते थे। भू राजस्व का निर्धारण गांव ये महाल से। ये कितने प्रतिशत भाग पे लागू हुई, ये ब्रिटिश भारत के 30% भाग पे लागू थी, 30% पर लागू। अब बताइए पहला वाला कितने पे था, स्थायी बंदोबस्त 19, दूसरा कितना था 51, तीसरा कितना हो गया 30, टोटल कितना हो गया 100%। अगर पेपर में आ गया कौन सी व्यवस्था सबसे ज्यादा भाग पे लागू थी, रैयतवाड़ी। किस व्यवस्था में किसानों के साथ एग्रीमेंट था, रैयतवाड़ी। किस व्यवस्था में जमींदारों के साथ था, ये पहला वाला इस्तमारारी। किस व्यवस्था में गांव या महाल के साथ था, महालवाड़ी, ठीक है। इतने प्रतिशत पे क्या हुई, लागू हुई। ये व्यवस्था भी क्या थी बच्चों, अस्थायी थी। इसको भी क्या करना था, रिव्यू करना था कुछ समय के लिए, ठीक है। ये व्यवस्था भी क्या थी, अस्थायी थी। अब इसमें जो भू राजस्व था वो 2 प्रकार से होता था, यानी इसमें जो लैंड रेवेन्यू लेना था वो 2 तरीके से लेना था। एक, जहां पर किराए में जमीन ली है रेवेन्यू के लिए, वहां पर जमींदार को अगर दे रखा है कहीं तो 30% देगा, लेकिन जहां गांव की सामुदायिक भूमि होगी, खुद का लैंड होगा, वहां 95% तक रेवेन्यू देना होता था। सोच लीजिए, यानी इसमें जो भू राजस्व की दर थी भू राजस्व की दर, यानी गांव की जहां भूमि होगी, गांव और समुदाय की भूमि, वहां पर कितना होगा 30%, 95%। लेकिन जो किराए की भूमि ली होगी जमींदार ने, वहां पर कितना था 30%, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना कि बहुत हाई रेट था, ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितना कितना था, इतना ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो टोटल मिला के ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और क्या थी, इस्तमरारी बंदोबस्त आता है। अब देखिए, इन किसी भी व्यवस्था से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ ब्रिटिश के अलावा। भारतीय किसान जो थे बहुत ज्यादा क्या हो गए, इससे डिप्रेस्ड हो गए, ठीक है। यानी इतना रेवेन्यू वो दे ही नहीं पाते थे जो इनके रेट थी, मतलब जो दर था। तो भूमि जो होगी थी, इन्होंने क्या कर दिया था, लैंड को बिक्री योग्य बना दिया था, बेचने योग्य, यानी जो नहीं दे पाता था वो लैंड जमीन बेच देता था। उससे क्या होता था, जो धनी किसान थे वो और ज्यादा धनी हो गए, गरीब किसान और गरीब हो गया। यानी किसान क्या हो गया, कंप्लीट ऋणग्रस्तता में फंस गया। ऋणग्रस्तता मतलब जैसे इतना हाई रेट में रेवेन्यू देना होता था वो नहीं दे पाता था, तो गांव गांव जाके वो क्या करता था, महाजनों से पैसा उधार लेता था। उधार लेके उसी उधार के चंगुल में वो फंस गया। इन व्यवस्थाओं से एक तो क्या हुई, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, यानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता, यानी नुकसान लिख रहा हूं, ठीक है। एक तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी, क्योंकि किसान जो था जब रेवेन्यू नहीं दे पाता था तो ऋण लेने जाता था, ऋण लेकर ऋण नहीं चुका पाता था तो ऋणग्रस्तता क्या होती थी, बढ़ जाती थी। दूसरा, इन व्यवस्थाओं से क्या हुआ, अकाल पड़े। अकाल क्यों पड़े, अकाल इसलिए पड़े क्योंकि वो नकदी फसल, जैसे जो मोटा अनाज था वो उनका उगाना बंद कर दिया था। इन लोगों ने क्या किया, नकदी फसल, चाय, कॉफी, नील, इसका उत्पादन बढ़ाया, तो जो खाने वाली चीजें थी उसकी कमी हो गई, और उसकी कमी से भारत में क्या पड़ने लगे, अकाल पड़ने लगे। तीसरा, इसमें क्या होने लगा था, आर्थिक असमानता, क्योंकि जमीन क्या कर दी थी इन लोगों ने, बेचने योग्य बना दी थी, और बेचने योग्य जो धनी किसान था वो तो खरीद लेता था, असमानता, और जो गरीब किसान था उसकी जमीन भी क्या होती थी, चले जाती थी, ठीक है। इसके साथ साथ ही किसानों की जो क्रय शक्ति थी वो क्या होगी, कम होगी, यानी उनके पास जेब में अब, क्योंकि लगान तो जितना होता था सब वहां देना पड़ता था, क्रय शक्ति क्या होगी, कम होगी। यानी एक प्रकार से भारतीय किसान इन ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं से अकाल, ऋणग्रस्तता, क्रय शक्ति कम, और इसी के साथ साथ जो आर्थिक विषमताएं थी वो सब यहाँ पर जनरेट हुई, ठीक है। ये थी आपकी 3 के 3 प्रकार की, एक प्रकार की व्यवस्थाएं। 2 मिनट में आपको बताता हूं कि इसके मुख्य मुख्य की पॉइंट क्या हैं, देखिए।
आप वनडे एग्जाम देने जाते हैं, आपके क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के इलाके में और उत्तरी कर्नाटक। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। जौनपुर किससे संबंधित था? स्थायी बंदोबस्त से। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त में किसके साथ एग्रीमेंट हुआ था? जमींदार के साथ। स्थायी बंदोबस्त में कुल कितना दिन आता था? 10/11, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त किन भागों में लागू हुआ, ये पता होना चाहिए। इसके बाद कौन सी व्यवस्था आई? रैयतवाड़ी। और स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत भाग पे था? 19%। रैयतवाड़ी में किसके साथ एग्रीमेंट था? किसानों के साथ। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश प्रांत में 51% भाग पे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में एग्रीमेंट किसान के साथ था। और जो उनका भाग था मद्रास और बॉम्बे का इलाका। मद्रास में कर्नल रीड का नाम भी आपको सुनने को मिलेगा, मुंडो का नाम सुनोगे, बॉम्बे में एल्फिस्टन का नाम आपको सुनना होगा, ठीक है। इसके साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था भी किसानों के लिए नुकसानदेही थी, बशर्ते इतना था कि उसमें भूस्वामी किसानों को मारा गया। तीसरी, महालवाड़ी व्यवस्था में किसके साथ एग्रीमेंट था? गांव के साथ। क्यों था मैंने बता दिया, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति थी, अधिक पैसा चाहिए था निवेश के लिए, तो अधिक रेवेन्यू उगाही करनी थी। दूसरा, साथ ही साथ ब्रिटिश मध्यस्थों को हटाना चाह रही थी बीच से। वो इसलिए भी हटाना चाह रही थी क्योंकि अब उनको महालवाड़ी व्यवस्था लागू करने तक भारत में लंबा अच्छा खासा एक समय उन्होंने बिता लिया था। यहाँ के सिस्टम को वो समझ गए थे, उनको पता चल गया था जमींदार को हटाओ, डायरेक्ट किसान के साथ क्या करो, एग्रीमेंट। होपफुली ये क्लास आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट पे बनी थी और आपकी समझ आई होगी। अगर आपकी समझ आई, आप कमेंट करके सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में। फिर इस क्लास को हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।